मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर के कुछ वार्निंग साइंस को पहचान सकते हैं। मतलब कि कैसे हमें पता चले कि किसी पर्सन में बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने वाला है या कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जो हमें वार्न करते हैं, मतलब हमें चेतावनी देते हैं कि इस पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने वाला है या हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कि मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं, उसमें अक्सर ऐसा समझा जाता है कि जो ज़्यादातर जो मेनिया के या डिप्रेशन के जो एपिसोड्स होंगे वो आसानी से पहचान लिए जाएंगे। जैसे कि थोड़े टाइम के लिए मेनिया डेवलप होगा, फिर ट्रीटमेंट से वो सेटल हो जाएगा, फिर डिप्रेशन का एपिसोड आएगा और फिर वो सेटल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा ही एक स्मूथ सा सीक्वेंशियल सा प्रोसेस चलेगा। कभी मेनिया एपिसोड आ जाएगा तो हमें क्लियरली दिख जाएगा, या कभी डिप्रेसिव एपिसोड आएगा जिसके अंदर उसके लक्षण जो हैं, जो कि आमतौर पे पहचाने जाते हैं, वो आराम से दिख जाएंगे। पर अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर इतना सिंपल नहीं होता, इतना सिंप्लीफाइड पिक्चर हमारे को पेशेंट में दिखाई नहीं देती। और होता यह है कि ज़्यादातर केसेस में पहचाना ही नहीं जा पाता कि एक पर्सन को ये बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है या ये उसके कुछ नॉर्मल नेचुरल से कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इस बारे में पता कर पाना ज़्यादातर मामलों में बहुत डिफिकल्ट होता है, खासकर कि तब जब एक पर्सन को डायग्नोसिस ही नहीं मिल पाया है बाइपोलर डिसऑर्डर का। तो अक्सर ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम मूड फ्लक्चुएशंस को, मूड स्विंग्स को या मूड में आने वाले बदलावों को कैसे कहें कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है या ये बाइपोलर डिसऑर्डर की शुरुआत है या शुरुआती लक्षण है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि दो टाइप का होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2। 1 वाले के अंदर मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं और 2 वाले के अंदर हाइपोमेनिया, जो कि मेनिया का एक छोटा रूप, हल्का रूप होता है, जिसको हम कह सकते हैं माइल्ड मेनिया है, जो कुछ ही दिन तक मेनिया के सिम्टम्स रहते हैं। उसके साथ डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आता है कि डिप्रेशन के तो एपिसोड्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, मतलब कई कई हफ्तों महीनों तक दिखाई देते हैं। मतलब पर्सन जो है वो एक डिप्रेसिव एपिसोड में बड़े आराम से दिखाई दे जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। पर उसके जो मेनिक या हाइपोमेनिक एपिसोड्स हैं वो थोड़े ब्रीफ होते हैं। कई बार तो मेनिक एपिसोड को एक नॉर्मल मूड साइकिल समझी जाती है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि अगर इस पर्सन को डिप्रेशन नहीं है और जो इस पर्सन का मूड अच्छा हो रहा है, जो कि मेनिया हो सकता है, पर ऐसा लगता है कि ये तो इसका नॉर्मल मूड हो गया, चलो कम से कम ये डिप्रेशन से बाहर तो आया। पर अक्सर ऐसा देखने में आता है कि उस एक्साइटेड और हैप्पी फेज में उस पर्सन को कोई ना कोई एपिसोड चल रहा होता है। ऐसा भी अक्सर देखने में आता है। तो हाइपोमेनिया का तो एपिसोड बहुत माइल्ड लेवल का होगा, 2-3 दिन तक, 4 दिन टिकेगा, उसके बाद चला जाएगा और उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे हाइपोमेनिया हुआ था। पर मेनिया का जो एपिसोड है वो थोड़ा एक्सटेंड करता है, कुछ मामलों में तो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, खासकर कि ऐसे पेशेंट में जिसके अंदर पहले मेनिक एपिसोड हो चुके हैं, काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। और कुछ पेशेंट्स में जहां मेनिया पहले डायग्नोस नहीं हुआ है या पहले कभी एपिसोड नहीं आया है, वहां मेनिया बहुत थोड़े टाइम के लिए आ सकता है और फिर उसके बाद चला जाता है। पर उस केस में अक्सर गलत डायग्नोसिस दे दिया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर अपने डिप्रेसिव फेज में जाता है। तो डिप्रेसिव फेज में जाने की वजह से अक्सर बाइपोलर के पेशेंट्स को यूनिपोलर डिप्रेशन, मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिल जाता है और उस वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिप्रेशन का किया जाता है। अब डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दवा दी जाएगी और एंटी डिप्रेसेंट दवा जो है वो मूड को हाई करेगी। पर अनफॉर्चुनेटली वो मूड के हाई होने की वजह से वो कई बार वो हाइपोमेनिक या मेनिक एपिसोड में चले जाते हैं और आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि वो पर्सन डिप्रेशन से बाहर आया है या वो मेनिक एपिसोड में चला गया है। तो ऐसे में जो पिक्चर होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, पहचान में नहीं आ पाती है और कई बार कई कई साल, कुछ महीने तो अलग बात है, पर कई कई साल निकल जाते हैं जिसमें कि पेशेंट का बाइपोलर डायग्नोसिस नहीं मिल पाता। और ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसका डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा है तो ना ही पेशेंट का ट्रीटमेंट खराब जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, साथ ही साथ उसकी कंडीशन वक्त के साथ और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो ऐसे में देखने में क्या आता है कि इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे रीजंस की वजह से या इतनी डिफरेंट कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर की वजह से पेशेंट का सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता और बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर मास्क हो जाता है, छुप जाता है, क्लाउडेड हो जाता है दूसरी कुछ कंडीशंस या डिप्रेसिव एपिसोड के लंबे होने की वजह से।
तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर के पहले के साइंस क्या हैं। ये जानना जरूरी होगा ताकि पता चल सके कि जिस पर्सन को बायपोलर डिसऑर्डर होगा उसके अंदर ये साइंस, ये बिहेवियरल चेंजेस, मूड चेंजेस अगर आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये सिर्फ डिप्रेशन का एपिसोड ना होकर या एक डिप्रेसिव इलनेस ना होकर बायपोलर इलनेस हो सकती है। ऐसा भी देखने में आता है कि कई पेशेंट्स जो कि बायपोलर डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो अक्सर सब्सटेंस अब्यूज, मतलब शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, इनका सेवन बहुत करते हैं। उनके इम्पैक्ट में भी कई बार जो बायपोलर के सिम्टम्स हैं वो दब जाते हैं। मतलब पेशेंट ज्यादातर तो डिप्रेसिव फेज में टाइम स्पेंड करता है, पर अक्सर ऐसा लगता है कि शराब की वजह से वो थोड़ा हाई हो गया, थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया, ज्यादा एक्सेसिव बातें करने लगा, कुछ बड़े बड़े प्लान्स बनाने लगा। पर अक्सर वो सब्सटेंस अब्यूज की वजह से उनका हाइपोमेनिया या मेनिक एपिसोड ट्रिगर हुआ होता है, और उस वजह से कई बार हम सब्सटेंस अब्यूज की वजह से पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ डिप्रेशन की तरह ही उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर जो 20% पेशेंट जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो कि डिप्रेशन की कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं, मतलब वो अपने डिप्रेसिव फेज में गए हैं या सिर्फ अपने डिप्रेशन की कंप्लेंट्स के लिए गए हैं, उनमें से 20% पेशेंट जो है वो ऐसे होते हैं जिनको बायपोलर डिसऑर्डर होता है। मतलब वो डिप्रेशन की तरह ट्रीटमेंट ले लेंगे और जबकि होगा उनको बायपोलर डिसऑर्डर। तो ऐसे में चूक हो जाती है, क्योंकि दवा लेने से वो और अपने मेनिक या हाइपोमेनिक फेज में चले जाते हैं, क्योंकि उनको एंटी डिप्रेसेंट दी जाएगी, उनको शायद मूड स्टेबलाइजर नहीं दी जाएगी। दूसरा एक तथ्य, एक फैक्ट ये भी देखने में आता है कि करीब करीब आधे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी प्रोफेशनल के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हैं और उन्होंने कम से कम 3 से 4 साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्टेशन किया होता है, जहां पर उनका जो डायग्नोसिस है वो उनको गलत मिला होता है। मतलब उनको डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिल गया, या किसी किसी केस में उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का या कोई और डायग्नोसिस मिल गया, या कई मामलों में उनको कोई भी डायग्नोसिस नहीं मिला, डॉक्टर ने कह के छोड़ दिया कि कोई नहीं, ये तो आम सी बात है, नॉर्मल सा फेज है, दूर हो जाएगा। आधे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ज्यादातर 3 से 4 डॉक्टरों से गलत डायग्नोसिस लेकर पाए जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि उनका गलत डायग्नोसिस 3 से 4 डॉक्टरों ने किया है, हालांकि वो 3 से 4 डॉक्टर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ही हैं, उनमें जनरल फिजिशियंस और भी दूसरे डॉक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। एवरेज में ऐसा देखा गया है कि करीब करीब ज्यादातर सभी कल्चर्स में, वेस्टर्न, ईस्टर्न, हर तरह के कल्चर्स में करीब करीब सही ट्रीटमेंट मिलने से पहले ऑन एन एवरेज आमतौर पे पेशेंट का 10 साल तक एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हो पाता है। 10 साल तक वो गलत बीमारी के लिए, गलत सिम्टम्स के लिए अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और इसमें पेशेंट की गलती नहीं होती, इसमें अक्सर डॉक्टर्स ही पहचान नहीं पाते, क्योंकि शायद हमारे जो सेटअप होते हैं, इतना जल्दी जल्दी डॉक्टर्स पेशेंट देख रहे होते हैं, पूरी डिटेल में हिस्ट्री नहीं लेते, एक पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ इतना डिटेल में बात नहीं करते। इस वजह से अक्सर बीमारी जो है वो पकड़ में नहीं आ पाती, और कई बार पेशेंट भी सिर्फ गिनती के ही सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहा होता है, उसके आगे पीछे की चीज दिखाई नहीं देती कि पहले क्या उसकी हिस्ट्री रही है, किस टाइप के उसके सिम्टम्स रहे हैं। शायद कई बार पेशेंट्स भी रिपोर्ट नहीं कर पाते उतनी इंपॉर्टेंस के साथ। तो ऐसे में अक्सर देखा गया कि करीब करीब 10 साल लग जाते हैं जब पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल पाए। ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर डिप्रेशन की या बायपोलर की जो दवाइयां हैं उसकी बात हो रही है, साथ साथ थेरेपी की भी बात हो रही है। तो उनको सही ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता, या तो गलत बीमारी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे। और इसी के साथ जो एक और एडिड प्रॉब्लम आ जाती है वो ये कि पेशेंट को कई बार ड्रग, अल्कोहल की वजह से उसी का ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे में क्या है, उस पेशेंट को, जिसको कि मूड डिसऑर्डर का भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि डिप्रेशन या मेनिया की वजह से उस पर्सन ने ड्रग्स या अल्कोहल लिए, पर हमने उसको दवा दे दी सिर्फ, या ट्रीटमेंट दे दिया, थेरेपी दे दिया उसको सिर्फ एडिक्शन की प्रॉब्लम्स के लिए। उस टाइम पर जब एडिक्शन से वो सफर कर रहा है तो उसका बायपोलर ढक जाएगा, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा नहीं, लगेगा कि शायद सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर होगा, मतलब शायद वो अल्कोहल लेता था इसलिए डिप्रेस हो गया, ड्रग्स लेता था शायद इसलिए मेनिया हो गया। बट अक्सर उसके अंदर वो टेंडेंसी मौजूद थी, वो शायद पहले बायपोलर का शिकार हो चुका था, उसके बाद शायद उसने ड्रग अल्कोहल लेना शुरू किया होगा, पता नहीं चल पाता, दब जाता है। और पेशेंट जो होता है सिर्फ रिहेबिलिटेशन या ट्रीटमेंट के टाइम पर सिर्फ अपना सब्सटेंस अब्यूज का ट्रीटमेंट लेके खत्म कर देता है और बायपोलर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। तो ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिस वजह से अक्सर बायपोलर का या तो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, या उसकी पकड़ नहीं हो पा रही, पहचान नहीं हो पा रही, और जिस वजह से ट्रीटमेंट गलत होता है, और ट्रीटमेंट गलत होने की वजह से सालों साल तक पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस में, डिसफंक्शन में, एक
अलग साइड डिसेबिलिटी सी में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है, जिस वजह से वो सही हेल्प उसको मिल नहीं पाती। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अक्सर जो डिप्रेशन की जो लेंथ होती है, मतलब उसका जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होती है, वो अक्सर ज़्यादा होती है। और ये बहुत कॉमनली देखने में आता है कि डिप्रेशन में पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा समय स्पेंड करता है। मतलब मेनिया का एपिसोड उसका थोड़ा टाइम के लिए आया, 2-4 हफ्ते तक गया, उसका अच्छा ट्रीटमेंट दिया, वो सेटल हो गया। या तो कई बार क्या होता है, मेनिया के ट्रीटमेंट देने के इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। या कई बार क्या होता है, जो हाइपोमेनिक एपिसोड होते हैं, जो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं, उसके बाद एकदम पेशेंट डिप्रेसिव एपिसोड में जाता है। तो डिप्रेसिव एपिसोड से पहले की जो हिस्ट्री है वो अक्सर पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर सही से बता नहीं पाते कि वो पर्सन जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड था, ज्यादा एक्टिव था, ओवर एक्टिव था, या वो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग थी। तो इस वजह से पेशेंट जब डिप्रेशन के ट्रीटमेंट या डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए जब आता है तो हम उसको बायपोलर डायग्नोसिस नहीं दे पाते। तो पेशेंट हमारे सामने एक ही टाइम पर दोनों सिम्टम्स लेकर नहीं आएगा, क्योंकि ये एपिसोडिक बीमारी है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पेशेंट एक ही टाइम पे दोनों सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहा होता है। उसका कॉन्फिडेंस भी लो है, सेल्फ एस्टीम लो है, वो अपने लाइफ में किसी स्ट्रेस से, ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसके अंदर वर्थलेस या हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हैं, और साथ साथ उसके अंदर थोड़े थोड़े एक साइक्लिक चेंजेस आते हैं मूड फ्लक्चुएशंस के, जिसमें उसको कभी कभी बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग्स भी आती हैं, या वो थोड़ा टाइम के लिए बहुत उदास दिखाई देता है, पर दिन के किसी पीरियड में वो बहुत खुश भी दिखाई दे जाता है। ऐसे पेशेंट्स रिलेटिवली कम होते हैं, बट ये भी देखने में आ जाता है। तो होता क्या है कि कुछ दिन के लिए जब पेशेंट बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, प्लान बना रहा था, बाहर जाने का, घूमने का मन था, अचानक से ये तेजी आई और फिर उसके बाद सडनली देखा गया कि उसके मूड लेवल्स में ड्रॉप आ गया और वो डिप्रेसिव एपिसोड में चला गया। अब ऐसे में पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास कि डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स बताएगा और कहेगा उससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, मैं बाहर घूम रहा था, जा रहा था, मेरे प्लान बने हुए थे, हमने बाहर घूमने जाना था, दोस्तों के साथ पार्टी में गया था, वहां थोड़ा सा ड्रिंक किया था, ये खाया वो किया, सब ठीक चल रहा था। पेशेंट को शायद खुद भी नहीं पता कि वो हाइपोमेनिक एपिसोड में था। वो तो डॉक्टर की एक्सपर्टाइज, डॉक्टर की स्किल्स, डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो उस हाइपोमेनिक एपिसोड को कितना प्रोब करता है, कितना ज्यादा उसको इंक्वायर करता है। कई बार डॉक्टर्स भी सोचेंगे ठीक है पेशेंट नॉर्मल था, डिप्रेशन में चला गया, वो खुद भी नहीं पूछते, कई बार क्लियर ही नहीं होता। कुछ जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो पूछते हैं, जो थोड़ा समझते हैं कि डिप्रेशन के अंदर बाइपोलर छुपा रह सकता है, पहले के कुछ एपिसोड हुए आ सकते हैं, बट डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा ऐसे में। तो होता क्या है, पेशेंट को डिप्रेशन की दवा देकर भेज दिया जाता है। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होते होते पेशेंट को कई हफ्ते, महीने लग जाते हैं। पेशेंट बाहर आ जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, उसका हाइपोमेनिया भी चला गया था, कब का मेनिया भी नहीं हुआ। फिर उसके कुछ टाइम के बाद पेशेंट को फिर से ऐसा ही एपिसोड हो सकता है, हाइपोमेनिया आया, उसके बाद फिर से डिप्रेशन। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि पेशेंट का बाइपोलर का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा। अब बाई चांस अगर किसी पेशेंट के साथ डिस्टर्बेंस इस लेवल की हुई, कई पेशेंट्स तो इस तरह से मैनेज कर लेंगे, चल जाएगा, बट कई बार क्या होता है कि पेशेंट का शुरुआत में जो हाइपोमेनिक एपिसोड आ रहे थे, किसी वजह से उसको मेनिक एपिसोड हो सकता है। तो काफी एपिसोड्स के बाद जाके पता चलेगा कि उस पर्सन को तो एक्चुअल में बायपोलर 1 है, बायपोलर 2 तो शुरुआत में हुआ था, थोड़े टाइम तक उसको डायग्नोसिस ही नहीं मिला। अगर पहले से ही डायग्नोसिस मिल गया होता तो शायद पेशेंट के लाइफस्टाइल और पेशेंट की डेली एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से समझा जा पाता और उसे काउंसिल किया जा पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर का काम करते हैं। हमारे जो फेलियर्स हैं वो ट्रिगर का काम करते हैं, जिससे कि डिप्रेशन का या मेनिया का ऑनसेट होता है। तो पेशेंट की लाइफस्टाइल, पेशेंट की एक्टिविटीज, पेशेंट की थिंकिंग, बिलीव्स, उसके लाइफ के डायनामिक्स को देखा नहीं जा पाता अगर हमें ये ना पता चले कि उसको हाइपोमेनिया था। तो ऐसे में मेनिया में जाने के चांस बढ़ जाते हैं, या कभी किसी टाइम पर अगर पेशेंट को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ तो वो मेनिक हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत लेट जाके ये डायग्नोसिस हो सकता है। और तब तक या तो हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो, या सिर्फ ये हम ये कहेंगे कि पेशेंट को बहुत टाइम लग गया सही डायग्नोसिस मिलने में। तो डॉक्टर की कभी कभी गलती होती है, कभी कभी गलती नहीं होती, डॉक्टर्स खुद ही नहीं जानते कि ये क्या डेवलप करेगा। तो कुछ केसेस में तो ये भी होता है कि डिप्रेसिव एपिसोड इतने आ रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को कभी मेनिया या हाइपोमेनिया डेवलप भी हुआ है या होगा कभी। तो कभी कभी तो नेचुरली ही ये पूरा प्रोग्रेशन जो है डिप्रेसिव से, डिप्रेशन से बायपोलर की तरफ कई बार स्लो होता है, या कई बार वो मास्क हो जाता है, ढक जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, छुप जाता है। छुप जाने वाले जो कंडीशंस हैं वो बहुत कॉमन है, बहुत आम तौर पे देखी जाती हैं कि मूड फ्लक्चुएशंस को बायपोलर ना समझ के या तो कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम समझ लिया जाता है, या सिंपल मूड फ्लक्चुएशंस या एक स्ट्रेस रिएक्शन समझ लिया जाता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में वो सिर्फ स्ट्रेस रिएक्शन नहीं होता, वो एक सस्पेक्टेड बायपोलर डिसऑर्डर होता है।
सबसे बड़ी जो दूसरी एक दिक्कत आती है, जो सबसे मेजर दिक्कत है, जो डायग्नोसिस नहीं होने देती बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो है सब्सटेंस अब्यूज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपसे ब्रीफ में डिस्कस किया, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ज्यादातर पेशेंट्स जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, यहां तक कि ऐसा देखा गया है कि करीब करीब 60% लोग जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज किया होता है। शराब, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू का सेवन कभी ना कभी उन्होंने काफी ज्यादा किया होता है। करीब करीब 60% पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत एक्टिवली लिया होता है। ये बायपोलर की बात कर रहा हूं मैं, यूनिपोलर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है कि सब्सटेंस अब्यूज का ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो बायपोलर की प्रॉब्लम्स सीवियर हो सकती हैं, बायपोलर से आने वाली कॉम्प्लिकेशन सीरियस हो जाती हैं। अल्कोहल या ड्रग का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से पेशेंट का जो बायपोलर डिसऑर्डर है वो बढ़ जाता है। पेशेंट कुछ रिस्की बिहेवियर्स ले सकता है, अपने लिए रिस्क उठा सकता है, फैमिली मेंबर्स के लिए रिस्क ले सकता है, सुसाइडल हो सकता है, डिल्यूजनल हो सकता है, कुछ भी उसके अंदर इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। या कई मामलों में तो क्या होता है कि सब्सटेंस अब्यूज की वजह से पेशेंट को हम बायपोलर कह भी नहीं सकते, क्योंकि ड्रग के, अल्कोहल के इफेक्ट में इतना मेजर फ्लक्चुएशंस उस पेशेंट के अंदर आ रही हैं कि हम ये कैसे कहें कि वो बायपोलर है, जबकि वो ड्रग के इंपैक्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि पेशेंट के अंदर मूड चेंजेस आ रहे हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये डिफरेंशिएट कर पाना, फर्क कर पाना कि अंडरलाइन बायपोलर है या सब्सटेंस अब्यूज की वजह से है। तो पहले तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम सब्सटेंस अब्यूज को ट्रीट करें। कुछ टाइम तक पेशेंट जो है वो अपने अल्कोहल ड्रग्स के विड्रॉल में रहे, दूर रहे, उससे एब्स्टिनेंस फॉलो करे, दोबारा से बार बार जो अल्कोहल या ड्रग ले लेता है उसको ना ले, तब जाकर हम उसके अंदर आगे आने वाले टाइम में आने वाले मूड चेंजेस को बेहतर तरीके से एसेस कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे कि उसमें अंडरलाइंग बायपोलर डिसऑर्डर है या नहीं। तो अगर वो ड्रग लेता रहेगा और कभी भी उसको डिप्रेशन आया, उसने फिर ड्रग ले लिया, थोड़ी देर के लिए वो बड़ा हाई पे गया, फिर उसका दोबारा से एकदम से सडन डिप्रेशन में चला गया, तो डिप्रेशन एपिसोड ही दिखता रहेगा उसका। पर उसका जो हाई हुआ है ड्रग की वजह से, या अगर हाई होने की वजह से उसने ड्रग लिया है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो हो सकता है पेशेंट को हाई हुआ हो, मेनिक एपिसोड या हाइपोमेनिक एपिसोड हुआ हो, उसने जाके एकदम ड्रग अल्कोहल ले लिया हो और एकदम से सडन ड्रॉप हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया हो। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप ये देख सकते हो। अगर आपको बायपोलर है या आपके फैमिली में किसी को बायपोलर है तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एक पेशेंट को बायपोलर है और साथ ही साथ वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट की लाइफ में भी बहुत बड़ा एक स्ट्रेस होता है और उसके साथ रिस्क बहुत होते हैं, सुसाइड का या किसी और को मार काट कर देने का या फिर किसी तरीके के ज़्यादा खर्चा कर देने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्रेशन और एंजाइटी, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स साथ में अपीयर करते हैं। कोकेन, मैरिजुआना, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनके इम्पैक्ट में बायपोलर का ऑनसेट बढ़ जाता है। मतलब अगर ये ड्रग्स लेंगे तो पेशेंट को मूड के अंदर एक सडन, एक बहुत ज़्यादा मेजर इंटेंस चेंजेस देखने में आएंगे। तो कई बार तो ये भी होता है कि ड्रग्स की वजह से पेशेंट के अंदर बायपोलर डेवलप हुआ होता है, उसके बाद पेशेंट का ड्रग इंटेक चाहे खत्म भी हो चुका हो, ट्रीटमेंट भी हो चुका हो, पर बायपोलर बचा रह जाता है और पेशेंट काफ़ी टाइम तक बायपोलर के सिम्टम्स से जूझता रहता है और उसका ट्रीटमेंट कराता है। तो इस वजह से कई बार ड्रग का इंटेक बायपोलर को इंड्यूस भी करता है, पैदा करता है, लाता है। एक और जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो ये कि सब्सटेंस अब्यूज की प्रेजेंस में बायपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है तो अगर पेशेंट रिपोर्ट नहीं करता या अपने सब्सटेंस अब्यूज पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखता, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो बायपोलर डिसऑर्डर का अगर उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दवाइयां असर नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ड्रग या अल्कोहल के इम्पैक्ट में दवाइयों का असर आएगा ही नहीं देखने में। तो पेशेंट ने बायपोलर डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट लिया बट साथ साथ वो ड्रग्स ले रहा है, तो ट्रीटमेंट का कुछ फायदा नहीं देखने में आएगा। तो ड्रग्स को या अल्कोहल को, तंबाकू को लेना बंद करना पड़ेगा उसे, ताकि वो बायपोलर का ही सिर्फ ट्रीटमेंट करा पाए और बायपोलर के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद हम उस पर्सन को काउंसिल करके उसकी लाइफ में उसको एक बेटर कंडीशन में ला पाए। सो ऐसे में क्या होता है कि बायपोलर डिसऑर्डर का सही इलाज नहीं हो पाता अगर पेशेंट ड्रग्स या अल्कोहल रेगुलरली ले रहा है। एडल्ट्स के साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट इशू आता है वो आता है टीनेजर्स में।
जो 13-14 की उम्र के बाद के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, युवा होते हैं, उनमें बाइपोलर का डायग्नोसिस और भी डिफिकल्ट होता है। अभी जो इतना जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वो मोस्टली एडल्ट्स को ध्यान में रख के दिया, बट टीनेजर्स को अगर देखा जाए, जो कि थोड़े यंग होते हैं बच्चे, जो भी स्कूल गोइंग हैं, 9-10th क्लास में पढ़ रहे हैं या जस्ट अभी कॉलेज में एंटर किए हैं, इनके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस और भी डिफिकल्टी से किया जाता है, डायग्नोस कर नहीं पाते, इसको रिकॉग्निशन मिल नहीं पाती। इसका एक मेन रीजन ये होता है कि एडोलेसेंस में वैसे भी बहुत से जो इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स, मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो होता क्या है कि अक्सर उनके अंदर जो बायपोलर के ऑनसेट से पहले के जो लक्षण हैं या जो उसके शुरुआती साइंस हैं, लक्षण हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि उसको एक नॉर्मल मूड स्विंग समझा जाता है। बच्चे में थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बच्चे में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, डिसरप्टिव बिहेवियर हो गए हैं, सेल्फ हार्म हो गया है, या थोड़ा सा चीजें तोड़फोड़ करने की आदत बन रही है, किसी तरह से गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहा है, तो ऐसा समझते हैं कि बस बच्चा थोड़ा बिगड़ रहा है, बच्चे के अंदर जो है वो अपने मूड पर कंट्रोल नहीं है, बच्चा जो है वो थोड़ा जिद्दी हो गया है, इस तरीके से देखा जाता है। तो वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, वो एडोलेसेंट जो अपने अंदर काफी हद तक मूड फ्लक्चुएशन जो कि बायपोलर नेचर के हैं उन्हें एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको एक टेम्पर टैंट्रम्स या एक सिर्फ एक एग्रेसिव बिहेवियर की तरह आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया जाता है। और कई बार जब वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत से पेरेंट्स या बच्चे खुद भी कई बार दवा नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में भी हम एग्रेशन या मूड स्विंग्स के बिहेवियर्स को सिर्फ काउंसिल कर रहे होते हैं, थेरेपी कर रहे होते हैं, बट उस केस में भी उनके जो एक मूड स्विंग्स से रिलेटेड जो उनके अंदर जो एक उथल पुथल होती है, इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, वो एड्रेस नहीं हो पाती। इस वजह से एडोलेसेंट्स में डायग्नोसिस और भी मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि इनमें जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो कई गुना ज्यादा होती है एडल्ट्स के मुकाबले। अगर वो एडल्ट में ऑनसेट हो रहा है, एडल्टहुड में ऑनसेट हो रहा है, तो उसके मुकाबले एडोलेसेंस में होने वाला ऑनसेट में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि अपनी इमोशंस को समझना, अपने बिहेवियर्स को समझना, अपनी फीलिंग्स को जानना उनको आता नहीं है। उनका ब्रेन माइंड जो है वो बहुत इमेच्योर होता है, जिस वजह से उनके अंदर सेल्फ हेट्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है, खुद को खत्म करने की चाह उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके अंदर जब ऑनसेट होता है तो वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म ले लेता है बाइपोलर डिसऑर्डर, और अक्सर उसमें चांस ज़्यादा होते हैं कि वो लाइफ टाइम बना रहे। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एडोलेसेंस में ऑनसेट हो रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर का और वो पूरी तरह से ठीक हो पाए। तो किसी ना किसी फॉर्म में बाइपोलर के जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो कंडीशन है, उसने जो डिस्टर्बेंस जो कॉज की है एक पर्सन के माइंड में, ब्रेन में, वो काफ़ी टाइम तक बनी रह जाती है और उसमें थेरेपी और ट्रीटमेंट भी लंबा चाहिए होता है। फैमिली ट्रीटमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, साइको सोशल ट्रीटमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दवाइयाँ तो होती ही हैं ज़रूरी, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है काउंसलिंग और थेरेपी वाला ट्रीटमेंट। तो अक्सर क्या होता है, जब बच्चों में डिसरप्टिव बिहेवियर आएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर आएंगे, इरिटेबिलिटी आएगी, स्लीप पैटर्न्स उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उनके स्लीप के पैटर्न साइकिल्स पूरे डिस्टर्ब हो चुके हैं, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं हो पा रहा। ऐसे में बायपोलर की सिवेरिटी भी बढ़ जाती है और साथ साथ इन सब बिहेवियर्स की वजह से बायपोलर को डायग्नोस करना और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक कंडीशन है जिसको भी रिसेंटली प्रपोज किया गया है, थोड़े टाइम पहले DSM में डाला गया है, डिसरप्टिव इमोशनल डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर या डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर वो सारे हम कह सकते हैं कि मूड फ्लक्चुएशंस, इरिटेबिलिटी, एंगर वाले, खास करके डिसरप्टिव एग्रेसिव बिहेवियर्स को डायग्नोसिस किया जाता है, और ये हम कह सकते हैं कि एक एडोलेसेंट फॉर्म ऑफ मूड डिसऑर्डर है। ऑल्दो मैं इसके बारे में फिलहाल ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को पहचानना भी बहुत जरूरी है, और ये एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी ऐसी बनाई गई है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पिक्चर एडोलेसेंट्स में देखने में आती है जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बायपोलर डिसऑर्डर को रिजेंबल करती है। तो ये जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, अक्सर या तो कई बार इसको बायपोलर के तौर पे डायग्नोस कर दिया जाता है जबकि ये बायपोलर नहीं है, और इसको सिर्फ काउंसलिंग से ट्रीट किया जाता है जबकि इसमें भी दवाओं की जरूरत पड़ती है, या इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह डायग्नोस कर दिया जाता है, जो अगेन एक मिस्टेक होती है क्योंकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है,
तो होता क्या है कि ये जो अलग अलग टाइप के जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, इनका सही डायग्नोसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत डायग्नोसिस से हम गलत ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जहां दवा की ज़रूरत है वहां शायद थेरेपी देंगे, जहां थेरेपी की ज़रूरत थी वहां हम सिर्फ दवा देंगे, जहां दोनों की ज़रूरत थी वहां सिर्फ एक देंगे। हाँ, दोनों दिया जाए तो कई मामलों में ज़्यादा बेटर होता है। वही इन एनी केस ट्रीटमेंट आउटकम जो है, ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो अच्छा ही लाता है। तो इस चीज़ को भी प्रिवेंट किया जाना ज़रूरी है कि कहीं एडोलेसेंट्स में, बच्चों में कई बार मूड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। बायपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कई बार बहुत ज़्यादा दिया जाता है कुछ जगहों पर, जहां डॉक्टर्स को लगता है कि इतने सारे बच्चों में जो है आजकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, सोशल मीडिया एक्सपोजर हो गया है, ये है वो है, इतने इतने पर्सनैलिटी इश्यूज आ गए हैं, तो वो बहुत कम अटेंशन देकर, बहुत कम इंटरव्यूइंग करके, ज़्यादा पेशेंट की हिस्ट्री में बिना जाए वो क्या करते हैं, उनको या तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर देंगे, या उनको कई बार क्या है सिर्फ मूड डिसऑर्डर का ही डायग्नोसिस कर देते हैं। तो ऐसे में कई बार मिस डायग्नोसिस के चांसेस उस वजह से भी बन जाते हैं। तो वहां भी एक बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है कि कैसे पहचाना जाए। तो जितना एडल्टहुड में डिफिकल्ट होता है सब्सटेंस अब्यूज या उसके एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन के चेंजेस की वजह से, उसी तरह से एडोलेसेंट्स में, टीन्स में भी प्रॉब्लम आता है उनके अंदर मिक्स्ड पिक्चर होने की वजह से, जिस वजह से मूड डिसऑर्डर या तो पहले पता नहीं चल पाता या उसके गलत डायग्नोसिस मिल जाते हैं, जिस वजह से ट्रीटमेंट गलत दिया जाता है। तो क्या ऐसे साइंस हो जिससे हम पता कर सकें कि बायपोलर को पहले ही से ही कैसे पता करना है? अब हम फाइनली इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपसे उन इश्यूज को डिस्कस किया, अलग अलग टाइप के पॉपुलेशंस में, सब्सटेंस अब्यूज वाली पॉपुलेशंस में, सिर्फ जिनको डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला है, जहां गलत हो गया है डायग्नोसिस, उनमें मैंने आपसे बात किया कि कैसे अक्सर ये ढक दिया जाता है, जिसको पहचानना जरूरी है, जिसमें बायपोलर को पहचानना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे साइंस हैं जिस वजह से हम पहचान सकते हैं कि बायपोलर हो सकता है। थोड़े से ऐसे साइंस के बारे में बात करूंगा। ये टीनेजर्स के लिए और एडल्ट्स के लिए, दोनों के लिए हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे सडन आउटबर्स्ट आने लगते हैं एंगर के, और हम ये कह सकते हैं कि वो एक उसके जो पीरियड होते हैं, ड्यूरेशन होते हैं, वो बड़े अनयूजुअल होते हैं, इररेगुलर होते हैं। साथ ही साथ वो पेशेंट की पर्सनैलिटी से रिजेंबल नहीं करते। मतलब पेशेंट अपने से कुछ अलग ही तरीके के बिहेवियर्स को शो कर रहा है। मतलब हाँ, आसपास के लोग कह सकते हैं कि ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो ऐसा नहीं करती थी, सडनली पता नहीं इसको क्या हो रहा है, या इसको क्या हो रहा है कि ये ऐसा करने लगा है। पहले तो बड़ा शांत, इस टाइप की सिचुएशंस में बड़ा नॉर्मली बिहेव करता था, अब पता नहीं थोड़ी थोड़ी बात पर ये इतना इरिटेट क्यों हो जाता है, इतना एंगर क्यों आ जाता है। और पेशेंट जो बच्चा है या बड़ा है, जो भी है, वो भी कहता है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इतना गुस्सा अचानक से क्यों आ जाता है, अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा करने का, तोड़फोड़ करने का मन क्यों करता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी फील करना, एनर्जी लेवल ज्यादा फील करना, जो कि एंगर की फॉर्म में निकलते हैं, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट की फॉर्म में निकलते हैं। छोटा सा ट्रिगर, छोटा सा किसी का उकसा देना, प्रोवोक कर देना भी उनके अंदर ज्यादा एंगर ला सकता है, जो कि अनकैरेक्टरिस्टिक, अनयूजुअल या इररेगुलर पैटर्न्स हैं। कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी उसी सिचुएशन के लिए ज्यादा एंगर, कभी उसी सिचुएशन के लिए कम एंगर। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसकी अक्सर देखा जाता है, वो आता है ग्रैंडियोसिटी या ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट को, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये प्लान बनाने चाहिए, मैं ये वाला कोर्स कर सकता हूँ, मैं अमेरिका या मैं कनाडा या मैं लंदन जा सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, या मैं तो बहुत कुछ बनना चाहता था, बन नहीं पाया, मैं ये बनना चाहूँगा। इस तरीके के जो ग्रैंडियोस आइडियाज़ होते हैं, बड़ा अपने को देखने के आइडियाज़ होते हैं, जो कि उस पेशेंट की, उस पर्सन की पिछली हिस्ट्री, उसके अपने स्किल्स, एबिलिटीज़, उसकी अचीवमेंट से बिल्कुल मेल नहीं खाते, या थोड़ा सा मेल खाते हैं, और वो पेशेंट जो है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के अपने बारे में ऐसा सोचने लगता है, अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत बढ़ा देता है। इस तरीके के ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बिहेवियर्स देखने में आ जाते हैं, और पेशेंट जो है कुछ बड़े बड़े प्लान बना सकता है। उसको लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया शायद लाइफ में। एक और जो सिम्टम अक्सर पहले देखने में आ जाता है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है छोटे से ट्रिगर्स, सिंपल से ट्रिगर्स भी। जैसे हम कहीं किसी ग्रुप गैदरिंग में बैठे हैं, सब लोग आराम से बात कर रहे हैं, सडनली ये पर्सन जो है सैड हो गया। क्यों? क्योंकि बिना किसी वजह के, बिना आउट ऑफ नोवेयर उसके अंदर अचानक से बहुत ज्यादा सैडनेस आ गई, और कई बार बहुत इंटेंस सैडनेस हो जाती है। वो अपने को बहुत अकेला और दूसरों से बड़ा कटा हुआ पाता है। अचानक से उसका बड़ा रोने का मन करता है, बहुत तेज तेज या रो सकता है, वो रो भी सकता है, या उसका रोने का मन आता है तो वो छुप के रोता है या रोती है। ये वाला भी एक सिम्टम अक्सर बायपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने के शुरुआती फेजेस में देखा जाता है। तो
एकदम से जो हम कहते हैं ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक से कहीं किसी ग्रुप में बैठे थे, सब हंस खेल रहे थे, अचानक से हमें बहुत ज़्यादा सैड हो गए और रोने का मन किया और हम वहाँ से उठ के चले गए। तो ऐसा अक्सर देखने में आता है। या किसी फ्रेंड के साथ बात करते हुए, ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, अचानक से टीचर पढ़ा रही है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहे हैं, हंस रहे हैं, सब डिस्कशन कर रहे हैं, अचानक से सैडनेस हो गई। या कहीं बाहर गए हैं, घूमने के लिए गए हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अचानक से सैड हो गए और फिर पूरे जर्नी में हमें मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो अचानक से मूड फ्लक्चुएशंस इस तरह से हुई। यहाँ हम हाई की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लो एनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं और रोना आने लगता है, बहुत तेज रोने का मन करता है और वो पर्सन रो भी सकता है। और जो एक बहुत कॉमन सिम्टम देखा जाता है वो होता है सोने की बहुत ज्यादा नीड फील होना या कम सोना। अगर वो पर्सन 1 या 2 दिन बिना सोए रह लेता है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है बाइपोलर का। या ज्यादा सोने लगता है तो हो सकता है वो डिप्रेसिव फेज की तरफ जा रहा हो, उसको हर जगह लग रहा हो कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं पा रहा। तो हो सकता है तब तो हम कहेंगे वो डिप्रेसिव फीचर्स उसके आ रहे हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। या कई बार वो नींद नहीं आती, नींद ना आना 2-2 3-3 दिन तक, कई पेशेंट तो 6-6 8-8 दिन तक नहीं सोते, लगातार जाग रहे हैं, दिमाग सारा टाइम ओवर एक्टिव है, एकदम से दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार उथल पुथल हो रहे हैं, चैन से एक जगह बैठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, नींद करने लगते हैं, नींद नहीं आ रही। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है अक्सर हाइपोमेनिया का या मेनिक एपिसोड का, या हम कहें कि बाइपोलर डिसऑर्डर का। एक और जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है इंपल्सिव बिहेवियर। इंपल्सिव मतलब बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेना, बिना सोचे समझे किसी कोर्स में जल्दी से एडमिशन ले लिया, कहीं कोई बड़ा खर्चा कर दिया, कुछ प्लान बना लिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ऐसा बिहेवियर जो उस पर्सन की पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, मतलब आज तक वो ऐसा नहीं करता था, अब ऐसा करने लगा है। या बहुत पहले कभी किया था, बीच में काफी टाइम तक स्टेबल था, बट अब अचानक से कुछ कर दिया। आजकल जो पर्सन की जो करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस थे वो उसको भी कैरेक्टराइज नहीं करता था। मतलब पेशेंट अच्छा खासा जॉब कर रहा था, अचानक से छोड़ के बिजनेस का प्लान बना लिया, या वाइस वर्सा उल्टा हो गया। बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा हो रहा था, अचानक से बिजनेस छोड़ दिया और सोचा मैं बिजनेस बदल लेता हूं, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन कुछ करूंगा या करूंगी। सडनली एकदम से चेंज आ जाना, सडनली एकदम से कुछ इंपल्सिव बिहेवियर आ जाना जो कि उस पर्सन की लाइफ को, उसके प्लान्स को, उसकी थिंकिंग को कैरेक्टराइज नहीं करता। थोड़े दिन पहले तक वो पर्सन बड़ा खुश था अपने जॉब से, अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपने हर चीज से, अचानक से प्लान बदल लेना और थोड़ा सा अचानक से कुछ दिमाग में आया और नया डिसीजन ले लिया। तो ये एक इंपल्सिव बिहेवियर जो होता है, ये भी एक बड़ा इंडिकेटर होता है बाइपोलर के डेवलप होने का। और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो हैं मूडीनेस, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा, जेलसी, एंगर आना जो कि मूडीनेस को इंडिकेट करता है, थोड़ा सा खुश होना, सैड हो जाना, थोड़ी देर में मूड अच्छा हो गया, थोड़ी देर बाद फिर मूड खराब हो गया। और वो भी कई बार सिचुएशन के इर्रिस्पेक्टिव होता है, मतलब सिचुएशन में उसको उदास होना चाहिए, उस सिचुएशन में उसको खुशी महसूस हो रही है, या सिचुएशन में उसको नॉर्मल बना रहना चाहिए, उसको ज्यादा हंसी आ रही है, ज्यादा उसको एक्साइटमेंट फील हो रही है। तो सिचुएशन जो है, उस वो जो माहौल है उसके अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस देना। तो मूड में जो चेंजेस हैं वो अक्सर इनएप्रोप्रिएट होते हैं, मतलब सिचुएशन कुछ डिमांड करती है, पर्सन का मूड कुछ और ही रिएक्शन दे रहा है। तो एंगर, इरिटेबिलिटी तो एक अलग तरह का हम कह सकते हैं फीलिंग है, जहां प्रोवोकेशन आ रही है। यहां पर सिचुएशन नॉर्मल है बट पेशेंट के अंदर की मूड फ्लक्चुएशंस अनकैरेक्टरिस्टिक, इनएप्रोप्रिएट है। ये बहुत कॉमनली देखने में आ जाता है। लास्ट अगर बात किया जाए तो यहां पर जो एक मेन फीचर आता है वो आता है कि पर्सन को कंसंट्रेशन, अटेंशन, थिंकिंग की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब उसको लग रहा है मैं काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मेरा फोकस नहीं बन रहा, मुझे याद नहीं रह रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है किसी चीज़ को पढ़ने या उसको करने में, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता जा रहा है और मन नहीं कर रहा उसका काम करने को, इंटरेस्ट में कमी महसूस कर सकता है और उसको लगता है मेरे अंदर ताकत नहीं है, फैटीग, और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसको जल्दी फील होने लगते हैं। मतलब थोड़ा काम करने के बाद ही वो जल्दी अपने अंदर फैटीग फील करने लगता है। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि बायपोलर हो सकता है, बट अभी डेवलप नहीं हुआ। वार्निंग साइंस हैं, ये चेतावनी मिल रही है कि देखो ये धीरे धीरे डेवलप ना कर जाए या ये उसमें कन्वर्ट ना हो जाए। ये दोनों टाइप के पेशेंट्स पे एप्लीकेबल है, जिनको कभी डायग्नोस नहीं हुआ है बाइपोलर का डिसऑर्डर, या जिनको डायग्नोसिस हो चुका है और वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अभी एक स्टेबल फेज में एसिम्प्टोमेटिक थे, बट फिर से उनका रिलैप्स होने जा रहा है जिसमें कि उनके
कुछ वार्निंग साइंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिहेवियरल मूड थिंकिंग के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो चेंजेस जो पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं, ये इंडिकेशन है कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, जो कुछ पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी किसी पेशेंट को अगर कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए एंजाइटी डिसऑर्डर हो, तो उसकी एंजाइटी सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। हो सकता है उसको बहुत घुटन सी ट्रैप्ड वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए, उसको लगने लगे कि मेरे को बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि उसको शायद अभी एंजाइटी तो टेम्परेरी फेज के लिए आएगी, पर बाद में वो बाइपोलर में कन्वर्ट हो सकती है या बाइपोलर का ऑनसेट हो सकता है। तो एंजाइटी और पैनिक के फीलिंग से शुरुआत हो सकती है, मतलब पहले एपिसोड की या कई सारे एपिसोड हो चुके हैं तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है, बट वार्निंग साइन है ये। एक और साइन आता है जैसे ईटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना पीना उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो या तो ज़्यादा खाने लगता है, ओवर ईट करने लगता है अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, इमोशनल ईटिंग होने लगती है, या उसका खाना कम हो जाता है। तो चेंजेस आ जाते हैं किसमें, डाइट में, ईटिंग बिहेवियर्स में, उसमें चेंज आ जाते हैं। फिर जैसा कि बताया कि सब्सटेंस यूज में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब वो हो सकता है थोड़ा अल्कोहल या ड्रग का ज़्यादा कंजम्पशन करने लगे, या बड़े टाइम से उसने कंजम्पशन किया नहीं था फिर अचानक से दोबारा लेना शुरू कर दे, या सिर्फ अल्कोहल लेता था अब ड्रग्स भी लेने शुरू कर दिए उसने। तो कुछ ऐसा चेंज भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि पेशेंट में बाइपोलर का फिर से ऑनसेट होने वाला है या इन बिहेवियर्स की वजह से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, अनस्टॉपेबल वरी, टेंशन, एंजाइटी, या ये कहें कि रूमिनेशन, पुरानी चीज़ पर सोचना, आगे की चीज़ों पर सोचना, घबराहट होना, ये कैसे करूँगा वो कैसे करूँगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होता है, और वो स्ट्रेस इस तरह का स्ट्रेसर बनता है जो करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। उस केस में भी बाइपोलर का एक ऑनसेट का ट्रिगर दिखाई दे सकता है और बाइपोलर डेवलप हो सकता है। तो ये हमने आज डिस्कशन की कि किस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर ढका जा सकता है, अनडायग्नोज्ड रह सकता है, किसी किसी केस में ओवर डायग्नोज हो सकता है, बट हमने अनडायग्नोज्ड केसेस के बारे में ज़्यादा बात की, और हमने बात की कि किस तरह से वार्निंग साइंस देखने में आते हैं, और हम अगर थोड़े से जागरूक हैं या थोड़ा सा अवेयर हैं अगर पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की मेंटल हेल्थ के लिए, उसके बिहेवियर्स में आने वाले फ्लक्चुएशन चेंजेस के लिए, तो हम बहुत पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बाइपोलर का एक ट्रिगर हो सकता है या ऑनसेट हो सकता है। हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को फिलहाल बाइपोलर डायग्नोसिस किया गया हो, बट आपको ये क्लियर ना हो रहा हो कि ये कैसे कहें कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, या ये अचानक से कैसे डेवलप हो गया ये बाइपोलर डिसऑर्डर, हमें समझ में नहीं आ रहा। और आपको अगर डॉक्टर से क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको लग रहा है गलत डायग्नोसिस हो गया या डॉक्टर ने शायद जो डायग्नोसिस दिया आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप उसकी पुरानी हिस्ट्री में जाके पेशेंट की जो आपका फैमिली मेंबर है उसमें देख सकते हैं कि अगर ये पूरी जो वीडियो में मैंने डिस्कशन किया अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो काफी हद तक एक वैलिड डायग्नोसिस हो सकता है जो डॉक्टर ने अपनी समझ के बेसिस पे दिया है। इसलिए आपको संतुष्ट होना जरूरी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पहले अगर ये लक्षण दिखाई दिए थे, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट बहुत पहले से ही दिखाई दे रहा था कि वो बाइपोलर डेवलप कर सकता है, तो ऐसे में पेशेंट को, डॉक्टर को या किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, जबकि इसको और बेहतर तरीके से समझने की, पहचानने की जरूरत है। तो उस केस में आप ये देख सकते हैं कि कैसे बहुत पहले से ही, कई महीनों, हफ्तों या मे बी कुछ साल से ही पेशेंट के अंदर कुछ बाइपोलर के बिहेवियर्स डेवलप हो रहे थे, और आज शायद वो एक फुल ब्लोन एपिसोडिक वे में देखने में आया है, जिसमें उसको डिप्रेशन के अलावा शायद मेनिया या कोई और एपिसोड हुआ है, मे बी डिप्रेशन का ही हुआ है या मेनिया का हुआ है, या बार बार हो रहा है उसको अगर। सो इस तरीके से हमें थोड़ा पहचानना होता है। हालांकि ये जरूर ध्यान दें कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स जिसके अंदर बाइपोलर नहीं होता है, उनमें भी ये सारे वार्निंग साइंस दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमें समझने की जरूरत है कि डॉक्टर जो आपका डायग्नोसिस दे रहा है, डॉक्टर ने अगर सही तरीके से इवेल्युएशन किया है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की है, और उसने प्रॉपर पूरी इंटरव्यूइंग के बाद, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद अगर पेशेंट के ऊपर कोई डायग्नोसिस बनाया है, तो ही इसका ढंग से एक्यूरेट डायग्नोसिस दिया जा सकता है। नहीं तो जल्दी जल्दी में जैसे डॉक्टर आपसे बात कर रहा है और आपसे जो दवा लिख के आपको भेज देता है, या साइकोलॉजिस्ट भी आपसे पूरी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ये अनडायग्नोस्ड रह सकता है। तो कई बार बहुत नॉर्मल सी मूड फ्लक्चुएशन या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि स्पेशली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसी बहुत सी मूड फ्लक्चुएशन आती हैं, या जैसे सब्सटेंस अब्यूज में अगर हमारे को बहुत लंबे टाइम से चल रहा हो या करंटली चल रहा हो, या अगर सिर्फ एंजाइटी या कोई और डिसऑर्डर हो, ओसीडी या कोई और डिसऑर्डर हो, और उसमें भी अक्सर ऐसे मूड फ्लक्चुएशंस देखने में आते हैं, तो हमें उनको ओवर डायग्नोज नहीं करना, या हमें ये नहीं कहना कि
हमें भी बायपोलर है या इस पेशेंट को भी बायपोलर हो सकता है, उस केस में हमें ओवर डायग्नोज नहीं करना। कई बार नॉर्मल फ्लक्चुएशंस भी या किसी डिसऑर्डर में या एक नॉर्मल पर्सनैलिटी में या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी वो ऐसा लग सकता है कि वो बायपोलर है, जबकि वो बायपोलर जरूरी नहीं कि वो हो। तो इसलिए एक एक्सपर्ट ही डायग्नोसिस दे सकता है इस बारे में। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकाइट्रिस्ट या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस बारे में बेटर जजमेंट दे सकता है कि ये बायपोलर डिसऑर्डर है या ये किसी और अंडरलाइन कंडीशन का सिम्टम है, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी या कोई और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या एक नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशन है, स्ट्रेसेस के रिस्पॉन्स में है, करंट लाइफ में स्ट्रेसेस चल रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में आ रहा है, या किसी तरह की कोई थिंकिंग एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, डेविएशन हो सकती है, जस्ट की नेगेटिव थिंकिंग है, या एक आदत की वजह से हो रहा है, या करंट अभी रिलेशनशिप या करियर के चांसेस में अभी बहुत सक्सेस नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो ये है। तो नॉर्मल को एबनॉर्मल से कैरेक्टराइज करना, बायपोलर को दूसरे मूड डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट करना, और फिर उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज या कुछ अंडरलाइन कंडीशन के रहते हुए ही इसको प्रॉपरली डायग्नोज करना, ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं फेस करने होते हैं एक डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। तब जाकर सही डायग्नोसिस मिल पाता है और सही ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो पेशेंट के फैमिली मेंबर से तो गलतियां हो ही रही हैं, वो तो समझ में आता है, पर डॉक्टर से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। इसलिए सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है। कई बार सिम्टम्स को अपीयर करने में टाइम लगता है, एपिसोड हुआ ही नहीं तो कैसे कहते हैं बायपोलर है, और कई बार वो ढका होता है, इसलिए सही तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद होगी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इसको वीडियो में दी वो आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो शायद कहीं और से कभी ना मिली हो, जो कभी शायद किसी ने बताया ना हो, आपको इंसाइट मिली हो, या कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन हो जो आपको पता होगी, आपको और ज़्यादा इस बारे में कंफर्मेशन मिल गया होगा, कोरोबोरेट कर गई होगी नॉलेज आपकी। ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए, आपको अपने पेशेंट को, अपने फैमिली मेम्बर को या खुद के बारे में सही डायग्नोसिस लेने में हेल्प करे, सही ट्रीटमेंट गाइडेंस लेने में आपको हेल्प करे, डायरेक्शन आपको सही से मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें किसी भी ऐसे पर्सन से जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है इस कंटेंट की, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाकर आपको और ज़्यादा यूज़फुल जानकारी, इन्फॉर्मेशन देता रहूं। बायपोलर डिसऑर्डर या कुछ और जो ऐसी अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं या कुछ और जो साइकेट्रिक कंडीशंस होती हैं उनके बारे में, उनके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे पाऊँ, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशंस ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबा दें ताकि आपके पास ये रेगुलर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, ताकि आप मिस ना करें।